गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बच्चा पार्टी आप सब? I'm good. And what about you? मी ऑल्सो गुड बच्चा। एंड बेटा एक चीज बताइए परवीन मैम को आप, अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, रेज योर हैंड, जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था? क्योंकि आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, टुडे इज थर्ड लेक्चर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आज हमारी 3 क्लास है स्टेट ऑफ मैटर की, और जो फर्स्ट हमने क्लास की थी वो ओरिएंटेशन की थी। आफ्टर ओरिएंटेशन थर्ड लेक्चर आज स्टेट ऑफ मैटर का है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं किया था, तो प्लीज आप क्लास रेगुलर ज्वाइन करो। अगर आप बीच बीच में क्लास ज्वाइन करोगे तो उससे आपका नुकसान होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? और जो भी रिकॉर्डिंग लेक्चर अगर आपको मिलते हैं, आपको वो तो मिल ही जाते हैं, लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये कोशिश करिए कि आपने अगर पिछला लेक्चर ज्वाइन नहीं किया है तो वो रिकॉर्डिंग आप सुन के आए, समझ के आए, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो आपको क्लियर हो जाए। इतनी बात क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. yes, इससे क्या होगा ना बेटा, आपका टाइम बचेगा और कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कर पाओगे, है ना? तो टाइम सेव होगा आपका इससे। क्लियर है बेटा? तो यस मैम। तो ये बात Yes, आपको ma'am. फॉलो करनी है। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर ज्वाइन नहीं किया है तो वो पहले से रिकॉर्डिंग देखें और अपने लेक्चर को क्लियर करके चलें, ताकि आने वाला लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरा, रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप क्लास टाइमली ज्वाइन करें। ये कोशिश करें कि हर बच्चा, अगर क्लास 6:30 से होनी है, ठीक है, तो 6:35 तक अप्रोक्स क्लास ज्वाइन कर लो आप। ठीक है ना? पहले से फोन लेके बैठिए, पहले से अपना अरेंजमेंट करके बैठिए, आप ही का टाइम सेव होगा। जितना टाइम आप मुझे दोगे उतना ज्यादा टाइम मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगी, आपकी प्रॉब्लम्स को सुन पाऊंगी, आपकी हेल्प कर पाऊंगी। तो टाइम चाहिए लेकिन उसके लिए, तो टाइमली क्लास ज्वाइन करो और क्लास में रेगुलर रहने की कोशिश करो। अगर किसी बच्चे को कोई इशू है, कोई डाउट है, कोई क्लास से रिगार्डिंग कि कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या कोई अदर इशू है, तो वो बच्चा मुझसे शेयर कर सकता है। अभी आप बिल्कुल ऑनेस्टली टू डी फ्रैंक बता सकते हो परवीन मैम को। किसी के साथ कोई इशू है ऐसा? बताओ। मैम पहले के 2 लेक्चर भेज दीजिए। वो तो लेक्चर अपलोड हो गए हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे वो। और पीडीएफ तो आपको सेम डे मिल ही रहा होगा। पीडीएफ आप लोगों को मिल रहा है ना, जो लेक्चर्स में नोट्स हम पढ़ाते हैं? यस मैम। लास्ट पीडीएफ आपको मेरा मिल गया होगा, मिला या नहीं मिला? Yes, ma'am. यस मैम। यस मिल मैम। गया था ना? तो आप उससे भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन देखो, रिकॉर्डिंग तो इसलिए है कि जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी वो रिकॉर्डिंग सुने। बट रिकॉर्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लाइव क्लास ज्वाइन करना, ठीक है ना? क्योंकि लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो, अपनी कोई भी फीलिंग है, आपकी कोई भी मन में बात है, वो मैम के साथ शेयर कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है पढ़ाने से रिगार्डिंग, कोई डाउट है किसी को कि कोई बच्चा ऐसा था जिसने मेरी लास्ट क्लास ज्वाइन की थी और उसको समझ नहीं आया था, अभी राइट नाउ कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे? प्लीज रिप्लाई बेटा, बिल्कुल फ्रेंकली बोल सकते हो। ऐसा कोई बच्चा नो है मैम। जिसको पिछली क्लास में समझ नहीं आया था? ओके, चलो अच्छी बात है। तो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट कर दें? आप लोग रेडी हो सब? यस मैम। अब आपको एक काम और भी करना है। अगर आपको वाकई केमिस्ट्री अच्छी करनी है, वाकई एंट्रेंस क्वालिफाइड करना है, तो ये बात मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ, 1 घंटा 100% फोकस करके क्लास को ज्वाइन करो। ऐसा नहीं कि आपने क्लास ज्वाइन किया बीच में मूव ऑन कर दें, 10 मिनट पहले निकल लो, 5 मिनट पहले चले जाओ। अगर किसी बच्चे को जाना है, कोई काम है, तो मुझे चैट सेक्शंस में लिख के बताएगा कि मैम मेरे को ये काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, अदरवाइज पूरा सेशन ज्वाइन करना है लास्ट तक। गॉट इट? इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। तो चलो देखो, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ फिर भी। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं सुना है वो बच्चे सुन सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्सेस थर्मल एनर्जी समझा था, ठीक है ना, कि थर्मल एनर्जी क्या होता है। और फिर हमने ये देखा था कि थर्मल एनर्जी इन आपकी गैसेस में ज्यादा होती है
ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स आपके सॉलिड में ज्यादा होते हैं, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। एंड देन फिर हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ अ गैस एंड स्टेट वेरिएबल, कि गैसेस की कौन कौन सी वेरिएबल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। एंड फिर प्रेशर समझा था हमने, वॉल्यूम समझा था, टेम्परेचर समझा था, एंड आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ा था। ये टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। हमने गैस लॉ पढ़े थे, गैसेस लॉ में मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। बॉयल्स लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा था, और जितने भी ये बॉयल्स लॉ के ग्राफ आपको दिख रहे हैं राइट नाउ, ये सारे ग्राफ्स हमने पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल किया था, ये व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेकामीटर क्यूब, ठीक है, ये किया था। और एक न्यूमेरिकल ये मैंने आपको घर के लिए दिया था। क्या ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने किया था? प्रॉब्लम नंबर 5.1, अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एग्जिस्ट टू 0.2। ये न्यूमेरिकल किस किस बच्चे ने किया था? मैम हमने करा था। वेरी गुड। बाकी बच्चों ने किया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अच्छी बात है। कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में? हो गया था ये अच्छे से? चलिए, तो फिर देखो, फिर हमने पढ़ा था बेटा चार्ल्स लॉ, है ना। चार्ल्स लॉ तक हमने फिनिश किया था, एंड देन चार्ल्स लॉ का ये न्यूमेरिकल किया था। तो इतना टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आई होप उन बच्चों को भी क्लियर हो गया होगा जिन बच्चों ने आज का सेशन ज्वाइन किया और पिछला सेशन ज्वाइन नहीं किया था। तो इससे रिगार्डिंग किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर टू ऑल कि पिछले लेक्चर में मैम ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए थे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को? No, ma'am. No, ma'am. बिल्कुल सही, ओके। तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं फिर गैलुसेक लॉ। तो समटाइम मैं आपका माइक म्यूट कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मुझे लगेगा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, एंड मैं आपके माइक्रोफोन म्यूट कर दूंगी, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब ये जो नेक्स्ट लॉ है वो है गैलुसेक लॉ। तो दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग्स कि व्हाट इज द गैलुसेक लॉ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इट गिव्स द प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप। हम जो यहाँ पे निकालेंगे प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशनशिप निकालेंगे। एट फिक्स्ड वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास एज गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ कह सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हो बेटा, जैसे कि सपोज दैट जो गैलुसेक लॉ है आपका, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक इक्वेशन लास्ट में पढ़ाई थी कि पी वी एंड टी एन एन, तो ये वेरिएबल्स हैं गैस के। और जितने भी लॉ हैं, जो भी लॉ आप पढ़ोगे, उसमें मैंने कुछ बताया था आपको कि दो को कांस्टेंट करना है और दो को क्या करना है, रिलेशन निकालना है दो में। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? याद है, ये बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो अब देखो गैलुसेक लॉ क्या है। अगर हम वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट कर देंगे, गैलुसेक लॉ में आपका क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम इज कांस्टेंट इज गैलुसेक लॉ। तो देखो यहाँ पे एन आपका क्या है, ये भी कांस्टेंट है। अब आपने यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो आप देख सकते हो दो चीज अगर आपने कांस्टेंट कर दी, तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो किस में होगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो T के रहेगा। यानी कि दो चीज हमने कांस्टेंट कर दी और दो में रिलेशन निकाला। तो हम ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम, तो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई भी चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो किसी भी गैस के लिए, आपने क्या किया, ठीक है ना। हमारे मान लो हमारे पास एक गैस है जिसका प्रेशर है P और टेम्परेचर है T। तो हम एक रिलेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं कि P1 अपॉन T1 एंड इक्वल टू P2 अपॉन T2।
तो ये बॉयल्स लॉ मैंने बहुत अच्छे से लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था, तो आपको यहाँ पे ज्यादा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, इजीली समझ आ जाएगा। अब देखो सपोज दैट मैंने क्या किया कि मेरे पास ना 2 कंटेनर है ना, ये एक कंटेनर हो गया, ठीक है बच्चा पार्टी, और इसमें इस कंटेनर के अंदर हॉट वाटर है, ठीक है, और एक मैंने ये दूसरा कंटेनर लिया और इसके अंदर आपका कोल्ड वाटर है, ठीक है ना। अब ये कोल्ड वाटर है, तो अब आपके पास एक प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास एक प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, और इस बोतल का कैप आपने ओपन कर दिया और इस बोतल को, ठीक है, आपने ओपन करके क्या कर दिया, इस हॉट वाटर में, ठीक है ना, ऊपर अंदर डाल दिया। तो आप देखोगे बेटा कि जब इस बोतल के अंदर कोई गैस है, ठीक है ना, और जब ये गैस आपकी इसके अंदर होगी तो क्या होगा, आप देखोगे बोतल के अंदर जो गैस है, जब आप उस बोतल को पानी में डिप करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, राइट। बोतल का टेम्परेचर क्या होगा बच्चा पार्टी, बढ़ रहा होगा। तो फिर कैप को आप खोल दोगे, और जब कैप को आप खोल दोगे तो जो बोतल थी, अब आप उसे, ठीक है ना, क्या करोगे, इस बोतल को अब आपने कोल्ड वाटर में डाल दिया, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आप देखोगे जो टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा था वो टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है ना, और जब टेम्परेचर कम हुआ तो मेरा वॉल्यूम भी कम हो गया। और जो आपका लॉ है वो भी यही कहता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बॉटल थी जिसमें गैस भरी हुई थी उसका प्रेशर कम हुआ, ठीक है, तो जब प्रेशर कम हुआ तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास जैसे ही गई तो क्या हो गया, जो बॉटल थी कोल्ड, जो हॉट वाटर में आपने डाली, वो जैसी कोल्ड वाटर में डाली वो क्या कर गई, श्रिंक कर गई, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ रहा था वो टेम्परेचर कम हुआ, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ उसका वॉल्यूम भी कम हो गया। यहां तक सबको क्लियर है, गैलुसेक लॉ, इज दैट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिप्लाई फास्ट, बेटा रिप्लाई करिए, तभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए। आप मुझे क्लास में सारे बच्चे एक्टिव दिखने चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही, जैसे कि सारे बच्चों का आंसर आ गया है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वंस अगेन रिपीट, ओके। तो देखो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जैसे बॉयल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, बाकी के सारे लॉ सेम है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में फिट कर लो कि 4 चीजों में से हमेशा हर लॉ में 2 चीज कांस्टेंट होंगी और 2 में रिलेशन होगा। तो जैसे कि बॉयल्स लॉ था उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था, और जो गैलुसेक लॉ है यहाँ पे आपका क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो बाकी बच गया उसमें आपने रिलेशन निकाला। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा इसका जैसे आपने वॉल्यूम चार्ल्स लॉ का बनाया था। ये मान लीजिए आपका प्रेशर हो गया और ये 0, ठीक है, और आपने जब ग्राफ बनाया यहाँ पे तो ओरिजिन पे हमेशा 0 होगा, तो ग्राफ यहाँ पे भी सीधा ही जाएगा। तो आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम पे जो आपका ग्राफ बना वो लाइन स्ट्रेट निकल गई, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ईच लाइन ऑफ दिस कर्व इज कॉल्ड, जो यहाँ पे ईच लाइंस आपने बनाई है इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोर बोलते हैं। ये ध्यान रखना, जब हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था तो आइसोथर्म बोलते थे, चार्ल्स लॉ का कर्व पढ़ा था तो आइसो बार बोला था, और यहाँ आइसो कोर बोलेंगे इसको। तो यहाँ भी हमें जो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, ठीक है, बिल्कुल सेम ग्राफ है, तो V1 लेस देन V2 होगा और V3 लेस देन, ठीक है, V4 होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर है यहाँ तक, इज दैट क्लियर टू ऑल? तो बेटा ये था आपका गैलुसेक लॉ। तो गैलुसेक लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि चार्ल्स और बॉयल्स लॉ इंपॉर्टेंट था। इज दैट क्लियर टू ऑल प्यारे बच्चों?
क्योंकि आज हमें देखो, आज के सेशन में हमें 4 चीज कवर्स करनी है। आपका गैलुसेक लॉ, अवोगाद्रो लॉ, एंड देन आइडियल गैस इक्वेशन, आफ्टर देन डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर करनी है। जैसे कि सारे बच्चों का आंसर आ गया, यस मैम। तो वेरी गुड बच्चा पार्टी। अब हम देखते हैं एवोगैद्रो लॉ। तो देखो बेटा, ये लॉ क्या कहता है, एवोगैद्रो लॉ क्या कहता है, तो इसे बड़े ध्यान से सुनना और समझना। मैं डेफिनेशन बाद में पढ़ के बताऊंगी, पहले आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। एवोगैद्रो लॉ का नाम हमने पहले भी सुना है। एवोगैद्रो लॉ से मतलब कि एवोगैद्रो भैया अंकल जी से हम फर्स्ट चैप्टर में भी मिल चुके हैं। और एवोगैद्रो को जैसे कि आप जानते हो Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू कुछ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अभी एवोगैद्रो लॉ यहाँ पे क्या कारनामा करने वाला है, मतलब यहाँ क्या करेंगे ये स्पेशल, वो हमें सीखना है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा, जो एवोगैद्रोस लॉ है आपका, ठीक है, उसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है, इसका मीन्स यहाँ ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो कंडीशंस होंगी, ठीक है, वो इक्वल होगी। एक तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना आप। तो चाहे वो कोई भी गैस हो, ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि एवोगैद्रो लॉ में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, उसकी जो कंडीशंस होती है किसी भी गैस के लिए, सपोज दैट वी कैन सी दिस इज द बलून, इस बलून के अंदर हीलियम गैस भरी है। तो अब हमें निकालना है एवोगैद्रो लॉ। तो जो इसमें हीलियम गैस भरी है, इस हीलियम गैस के लिए एवोगैद्रोस लॉ में टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन विल बी इक्वल। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से लिख दो चैट सेक्शन में यस मैम। चलो मैं 1 सेकंड के लिए आपका माइक अनम्यूट कर रही हूं, तो मैं आपकी आवाज सुनना चाहूंगी। म्यूट अनम्यूट कर दिया है, क्या क्लियर है ये बात आपको? Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. तो ये बात अपने दिमाग में रख लेना, किसी भी गैस के लिए एवोगैद्रो लॉ में टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन इक्वल होती है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं वापस से आपको अनम्यूट कर दे रही हूँ, ठीक है ना। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहली बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई? तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कुछ ये है बच्चों कि वॉल्यूम, ठीक है ना, अगर कोई भी गैस है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम भी सेम है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेंगे। मतलब कि किसी भी गैस के लिए एवोगैद्रो लॉ में अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन इक्वल है, तो बच्चा पार्टी किसी भी गैस के लिए, ठीक है ना, कोई सी भी गैस हो, अगर उसका वॉल्यूम भी सेम है, अगर उस गैस के लिए उसका वॉल्यूम भी क्या है बेटा, सेम है, तो एक बात ध्यान रखना, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, ठीक है ना। क्या सेम होंगे? उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। और अब हम आगे एक बात समझते हैं कि ये बात तो परवीन मैम ने बोल दी, और जैसे कि हम जानते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा। तो जैसे कि मैंने क्या कहा, अगर किसी गैस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो उसके जो वॉल्यूम है, ठीक है, अगर वो भी उस गैस के लिए सेम है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। और वी नो डैट, हम जानते हैं बच्चा पार्टी कि 1 मोल ऑफ गैस, जो 1 मोल ऑफ गैस होता है, वो इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूलर, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना, बड़ा मजा आ रहा है इस चैप्टर में, इंटरेस्टिंग है कि 1 मोल, ये मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूं, इसको दिमाग में डाल लेना। 1 मोल ऑफ ईच गैस एट STP, STP का मतलब है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, विल हैव सेम वॉल्यूम,
ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसका जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है फिक्स 22.71098 1 लीटर, इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ऐसे ही एसटीपी पर, ठीक है ना, जब आप वो देखते हो टेम्परेचर 273.15 केल्विन डिग्री सेल्सियस होता है, और टेम्परेचर एंड 1 बार इज प्रेशर। ये वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल में देखने के लिए मिलेंगी किस पे, एसटीपी पर। और एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो इसी को कहते हैं हम बच्चा पार्टी क्या, एवोगैड्रोस लॉ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर टू ऑल? आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से क्लियर है ना? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट कर देंगे, आप ही की सेवा के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो अच्छे से सारे पॉइंट क्लियर हो गए। मैंने न्यूमेरिकल में जो पॉइंट दिए जाते हैं वो भी लिख दिए हैं अलग से स्लाइड में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और ये टॉपिक अच्छा भी है, चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है। देखो बेटा, सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, टाइमली क्लास को ज्वाइन करोगे और टाइमली एक एक चीज को समझोगे, तो मैं समझती हूँ कि आपको केमिस्ट्री क्लास में तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैं तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि क्लास में रेगुलर रहोगे, टाइम से ज्वाइन करोगे और पूरे सेशन को कंप्लीट करके ही जाओगे। करते हो Okay, ये ma'am. प्रॉमिस? Yes, ma'am. यस मैम। कितने बच्चे मैम से ये प्रॉमिस कर रहे हैं? I promise you. वेरी गुड। Ma'am, I चलिए promise. I am also promise you. चलिए, तो ये हमारी डील पक्की हो गई। एक प्रॉमिस मैम ने किया आपसे और एक आपने किया, और जब दोनों प्रॉमिस साथ में चलेंगे तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता, डेफिनेटली। तो देखो, आई विल रिपीट अगेन विद इन 1 सेकेंड। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। एवोगैड्रो लॉ क्या है? एवोगैड्रो लॉ का मतलब ये है बेटा, मीन्स ये है कि कहीं पे टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन विल बी इक्वल है। अगर अब ये प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन किसके लिए इक्वल है? आप लोग बोल सकते हो, अनम्यूट हो। किसके लिए इक्वल बताई थी मैम ने? जल्दी बोलो। कोई भी गैस, बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो अगर कहीं पे हमें किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी चीज में, मान लो ये बलून है, ये बॉल है, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर अगर हमें कुछ ऐसा दिख जाए कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन इक्वल है और वॉल्यूम भी सेम है, तो हमेशा उस गैस के लिए उसके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। ऑब्वियसली बात है, मान लो ये बलून है और इसके अंदर कोई भी गैस फिल है, और इस गैस का इसके अंदर जितनी भी गैस फिल है अंदर, उसके नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के सेम होंगे। ठीक है ना? अगर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे। और हम जानते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं मोल को बड़े अच्छे से। तो देखो, एक बात मैं बताऊं बेटा आपको, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 4-5 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के 11th में, जैसे कि पहला चैप्टर आप फिजिकल केमिस्ट्री का अभी पढ़ रहे हो, स्टेट ऑफ मैटर। दूसरा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ोगे रिडॉक्स रिएक्शन, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक, एंड चौथा पढ़ोगे इक्विलिब्रियम। ऐसे ही 4 चैप्टर 5 चैप्टर आप 12th में पढ़ोगे। तो एक बात मेरी परवीन मैम की हमेशा ध्यान रखना बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री को जो डील करता है वो सिर्फ एक ही टॉपिक डील करता है, मोल। जिसने मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा और समझा, उसको कभी फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूलर, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। और जब भी आप 1 मोल ऑफ ईच गैस, किसी भी गैस के लिए 1 मोल निकालते हो एसटीपी पर, ठीक है ना, है वॉल्यूम सेम, तो वॉल्यूम सेम होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 22.71098। एंड एसटीपी पर आपका जो टेम्परेचर होगा वो 273 होगा, और टेम्परेचर 1 बार प्रेशर होगा। तो ये इनकी न्यूमेरिकल कंडीशंस हैं। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। एंड देन आपका कम टू द नेक्स्ट इज क्या है नेक्स्ट? ठीक है, एवोगैड्रो लॉ। तो ये 4 लॉ आज हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। यहां तक क्लियर है? सब लोग जल्दी से बोलो। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं अपना आइडियल गैस इक्वेशन पे।
लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन से पहले हम कुछ कंडीशन समझेंगे जो यहीं पे स्लाइड में मेंशन है। तो देखो मैं आपको डायरेक्टली समझा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है आइडियल गैस। एक यहाँ पे थ्योरी देख सकते हो, एन आइडियल गैस इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, देयर आर वेरियस एज्यूम्पशन ऑफ आइडियल गैस। तो ये यहाँ पे थ्योरी भी लिखी हुई है। तो थ्योरी तो आपके पढ़ने के लिए लिखी है, लेकिन परवीन मैम आपको अपने स्टाइल में समझाती हैं आइडियल गैस। तो हम आ जाते हैं अपनी न्यू स्लाइड पे और आप अपना टॉपिक कवर करते हैं, व्हाट इज द आइडियल गैस। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आइडियल नाम को सुन के तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? आइडियल, हमारी लाइफ में कोई ना कोई हमारा आइडियल होता है ना, मतलब कि जो बिल्कुल परफेक्ट है, उसी को हम अपना आइडियल मान लेते हैं। जैसे कि आप किसी को अपनी लाइफ में आइडियल मानते हो? बताओ। Yes, ma'am. किसको मानते हो? My big brother. योर बिग ब्रदर, ठीक है ना। कोई अपने टीचर को आइडियल मानता है, कोई अपने डैड को आइडियल मानता है, कोई अपनी फ्रेंड को आइडियल मानता है। तो मतलब कोई किसी ना किसी को आइडियल मानता है। तो आइडियल का मतलब ये होता है कि वो इंसान बिल्कुल परफेक्ट है और उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो ऐसे ही ये एक नाम आपको दिख रहा है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो सारे लॉ को सेटिस्फाइड करे। अब कौन कौन से लॉ को सेटिस्फाइड कर सकती है ये गैस? तो जैसे कि आपका आइडियल गैस जो इक्वेशन है, बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाइड करे, चार्ल्स लॉ को सेटिस्फाइड करे, एवोगैड्रो लॉ को सेटिस्फाइड करे। अगर ये गैस सब लॉ को सेटिस्फाइड कर रही है तो ये आइडियल गैस है। और अगर ये सारे लॉ को सेटिस्फाइड नहीं कर रही तो ये आइडियल गैस नहीं है। तो रियलिटी में जो आइडियल गैस होती है ना, कोई आइडियल गैस होती ही नहीं है। ये हाइपोथेटिकल थ्योरी है, ठीक है ना। तो आइडियल गैस नहीं है, क्योंकि हर वक्त हर समय कोई भी गैस सारे लॉ को फॉलो नहीं कर सकती। ये बात से एग्री करोगे आप? तो देखो, जो गैस सारे लॉ को सेटिस्फाइड करेगी वो एक्चुअल में होती है रियल गैस। तो कुछ ही कंडीशंस में रियल गैस भी आपकी क्या करती है, आपकी कुछ सम कंडीशंस में रियल गैस आपके सारे लॉ को सेटिस्फाइड करती है। अब ये सेटिस्फाइड क्यों नहीं करती? क्योंकि देखो, सपोज दैट मान लो ये कोई गैस है, और जब हम कोई भी गैस को आइडियल मानते हैं, तो जब वो सारे लॉ को फॉलो करेगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स उसका 0 हो जाएगा। भाई एक बात बताओ आप, अगर सारी गैसेस या कोई भी गैस आइडियल लॉ को फॉलो कर रही है, तो मतलब सारे लॉ को फॉलो कर रही है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ये सब, तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स तो 0 हो जाएगा सबका। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारी गैसेस में या किसी भी गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है, तो सॉलिड की एक अलग कंडीशन होगी, लिक्विड की अलग होगी, गैस की अलग होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आइडियल गैस एक्चुअल में कोई होती ही नहीं है, रियल गैस होती है। और रियल गैस भी सम कंडीशंस में क्या करती है, सारे लॉ को फॉलो करती है। तो यहां तक सबको क्लियर है बच्चे? बोलो मैम, इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 क्यों होगा? देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या था? दो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स था। और गैसेस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सबसे कम होता है ना? होता है कि नहीं? तो बॉयल्स लॉ में क्या था, हर लॉ की एक अलग कंडीशन है। किसी लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, किसी में प्रेशर कांस्टेंट है। अगर गैस के लिए ये सारी चीजें फॉलो होंगी तभी तो एक आइडियल इक्वेशन बनेगी। अगर कोई भी, मान लो आइडियल का मतलब क्या है, कोई भी परफेक्शन, यानी कि जिसमें कोई कमी ना हो, अगर वो हर टाइम सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है तभी तो वो आइडियल है। लेकिन सारी इक्वेशन क्या, मतलब जो भी हम इक्वेशन ले रहे हैं, क्या हमारे इस चैप्टर में जो भी इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, जो भी लॉ हम पढ़ रहे हैं, क्या वो हर टाइम आपका क्या कर रही है, सारे लॉ को फॉलो कर रही है? नहीं कर रही ना। अगर वो हर टाइम सारे लॉ को फॉलो करेगी तो फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 होगा, क्योंकि गैसेस का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, सबसे कम होता है। ये हमने पढ़ा था थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी गैस की ज्यादा होती है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड का ज्यादा होता है। पढ़ा था कि नहीं मैम? है ना? तो इसलिए तो देखो, वैसे तो इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत है। मैं अगर चाहूं तो आपका इस चैप्टर को 1-2-3 हफ्ते भी पढ़ाती रहूंगी ना, तो भी इसके कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होंगे। लेकिन इतना ज्यादा डिटेल, मतलब थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन एंट्रेंस में अच्छा लगता है,
लेकिन फिर भी मैं आपको काफी हद तक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही पढ़ाती हूँ। ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करती हूँ ना, ये एंट्रेंस लेवल के ही हैं। सीबीएसई में तो वरना सीधा स्टेप है, सीबीएसई में कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता, सीधे बट व्हाट इज द एवोगैड्रो लॉ एंड व्हाट इज द चार्ल्स लॉ एंड व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। आप कभी भी देखोगे तो आइडियल गैस इक्वेशन सिर्फ आपको पूछी जाएगी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी क्यों हुई, कैसे हुई, क्यों ये आइडियल है, क्यों ये, तो ये कॉन्सेप्ट डिटेल में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को थोड़ी डिटेल नॉलेज पता हो, क्योंकि वो एंट्रेंस की तैयारी करेंगे तो उन्हें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना भी आना चाहिए। तो बेटा यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर टू ऑल? चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी मैम को, और रेज योर हैंड भी कर सकते हो आप लोग जिसको क्लियर है। तो देखो ये तो थी आइडियल गैस और रियल गैस क्या होती है। अब हम समझते हैं कि आइडियल गैस में करते क्या है। तो देखो आइडियल गैस जो होती है एक्चुअल में वो होती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। और बच्चा पार्टी जैसे कि हमने पढ़ा था एन इज कॉन्स्टेंट, आर इज कॉन्स्टेंट एंड टी इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे जो आर है वो आर क्या है बेटा? यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, वर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इतनी सी बात आप याद रखना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये। और ये गैस तीनों लॉ को फॉलो करती है, जैसे कि आपका बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब बॉयल्स लॉ क्या था? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p एंड आफ्टर देन चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये भी आपको पता है क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड फिर एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, ये क्या है बेटा? अभी आपने पढ़ा है V इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो देखो क्या जब इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल NT अपॉन P। ठीक है ना, और या फिर आप लिख सकते हो V इक्वल टू NRT अपॉन P। और इस इक्वल को हटाने के लिए R तो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो हम सीधे लिख देते हैं PV इज इक्वल्स टू NRT। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो देखो ये जो मैम ने इतनी सारी कहानी बताई, इस कहानी से ना तो कोई क्वेश्चन आता है ना पूछा जाता है, लेकिन देखो कोई भी कहानी किससे जुड़ी है ये आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये एक फॉर्मूला बना पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पे आते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी एक्चुअल में आया कैसे। यहां तक सबको क्लियर है? रेज योर हैंड एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट। वेरी गुड। तो देखो बेटा अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो आर की ना वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ आर एंड यूनिट ऑफ प्रेशर बेटा एंड देन यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो आर की वैल्यू अगर आपकी 0.821 है, ठीक है ना, एंड एटमॉस्फेयर किलो इनवर्स 1 एंड मोल इनवर्स 1, तो यूनिट ऑफ प्रेशर यहाँ पे होगा ATM और यूनिट ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे होगा लीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना एक टेबल। और अगर हमारा 82.1 सेंटीमीटर क्यूब किसी क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है तो वो भी ATM पे होगा उसका प्रेशर और सेंटीमीटर क्यूब में होगा उसका वॉल्यूम। और अगर कहीं पे 8.314 जूल किलो इनवर्स 1 एंड मोल इनवर्स 1 अगर वैल्यू दे रखी है तो दिस वैल्यू इज पास्कल। अगर इसकी यूनिट ऑफ प्रेशर होगी पास्कल होगी और यूनिट ऑफ वॉल्यूम होगा तो मीटर की क्यूब होगी। तो ये तीन वैल्यू फिक्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दी है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि आर की वैल्यू कहाँ पे क्या रखनी है। तो देखो किसी क्वेश्चन में अगर प्रेशर और वॉल्यूम आपका ये है तो ये वैल्यू रखोगे फर्स्ट वाली, और अगर ये है तो सेकंड वाली वैल्यू रखोगे, अगर ये है तो थर्ड वैल्यू रखोगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे यूज होती है वैल्यू, वो एक तो फर्स्ट वैल्यू सबसे ज्यादा यूज होती है एंड देन सेकंड वैल्यू। अब मुझे ये बता, इससे तुम्हारे कभी न्यूमेरिकल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात क्लियर है सारे बच्चों को? जल्दी से बता दो परवीन मैम को। Yes, ma'am. Yes, वेरी ma'am. गुड, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। और मैम ATM क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
और हमारा जो एनवायरमेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 फिक्स होता है. ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? Okay, मैम. ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं. अब आप मुझे बोलो, क्या अब एक आइडियल गैस इक्वेशन से न्यूमेरिकल कर सकते हैं हम, और Yes, अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी. तो चलिए, Yes, ma'am. ये तो थी आइडियल गैस इक्वेशन की कहानी. अब करते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल. तो देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे जो एक न्यूमेरिकल है वो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, जो ये कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस. तो आप देख सकते हो एक सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई कर रही है वॉल्यूम 1.00 लीटर. इज दैट क्लियर टू ऑल? तो एट अ प्रेशर 0.500 एटमॉस्फेयर. ठीक है बच्चा पार्टी, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो ये तो देखो वॉल्यूम है, और ये प्रेशर है, और ये टेम्परेचर है. हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द प्रेशर इफ द गैस इज कंप्रेस एट 225 सेंटीमीटर क्यूब एंड -6 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ठीक है ना? तो देखो वी कैन सी, हम देख सकते हैं वन बाई वन कि जो P1 की वैल्यू है, मैं जरा कोई कलर पेन यूज कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे. P1 की वैल्यू है 0.500. क्या ये वैल्यू सबको न्यूमेरिकल में दिख रही है? प्रेशर की वैल्यू दिख रही है? Yes, ma'am. मैम ने अंडरलाइन कर दिया है. Yes, ma'am. अब हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर इफ द गैस, यानी कि जो गैस है उस पर कंप्रेस कितना हो रहा है, -6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर. तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा हमें क्या निकालना है, P2 कैलकुलेट करना है. एम आर राइट? और जो V1 की वैल्यू दे रखी है बच्चा पार्टी, वो दे रखी है 1.00 लीटर. और जो कंप्रेस्ड हो रहा है, जो आपका कंप्रेस्ड है, ठीक है, आप न्यूमेरिकल में देख सकते हो, वो है 225. ठीक है, तो देखो इतना कंप्रेस्ड हो रहा है प्रेशर, जो नीचे दिया है 225. तो आप जानते हो बेटा, जब आप V2 निकालोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 225 को 1000 से डिवाइड करोगे. ठीक है, तो 0.225 लीटर आपका क्या आ जाएगा, V2 की वैल्यू आ जाएगी. क्योंकि वही देखो हमें V1 की वैल्यू दी है, और जब आप V2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जितना तुम्हारा कंप्रेस्ड हो रहा है, ठीक है, उसको रखोगे और डिवाइड बाय 1000, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू ऑल बच्चा पार्टी? Yes. अब देखो बेटा यहाँ पे, अब जो T1 की वैल्यू है तो कितनी दे रखी है, एक तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है और एक -6 दे रखी है. अब डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में, तो बता दो क्या करेंगे. 273 + 40 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 313 केल्विन. और अगर T2 की वैल्यू निकालोगे तो 273 प्लस कर दोगे बच्चा पार्टी 6, तो ये हो जाएगा 267 केल्विन. यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, मुझे ma'am. सारे बच्चों का आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी Yes, बोल दो. ma'am. यस मैम, Yes. यस मैम, यस मैम, वेरी गुड. तो चलो अब आगे न्यूमेरिकल करते हैं. तो आप देख सकते हो बेटा, इसमें T1 की वैल्यू है, V1 की है, P2 V2 की कैसे है, निकाला? P1 की है. V2 कैसे निकाला, देखो V2 दिया हुआ है किसमें, यहाँ पे जो V2 की वैल्यू, मतलब हमें V1 दिया था 1.00 लीटर. ठीक है ना? अब आपको V2 निकालना है. तो जो गैस है वो कंप्रेस कर रही है 225 सेंटीमीटर क्यूब. तो सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, वॉल्यूम. अभी मैंने आपको पीछे यूनिट में बताया था. तो V2 की जो वैल्यू दी है डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो आपका क्या हो गया, 0.225 लीटर आ गया. ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आइडियल गैस इक्वेशन. तो कर दो अप्लाई. अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन. अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, जब हमारे पास किसी भी गैस का प्रेशर P1 है और V1 है और P2 है, तो फिर एक फॉर्मूला बन जाता है, इनके बीच में एक रिलेशन है. ठीक है ना? डायरेक्ट याद भी कर सकते हो इसको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, कि P1 V1 डिवाइड बाय T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय बच्चा पार्टी T2. तो हमें निकालना था P2.
तो P2 को इस साइड लिख लोगे, जो निकालना है P1 V1 इंटू T2 एंड डिवाइड बाय T1 इंटू V2। ठीक है, तो जब आप वैल्यू रखोगे सारी, ठीक है ना बच्चा पार्टी, जब आप यहाँ पे सारी वैल्यू रखोगे तो देखो 0.500 इंटू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बिल्कुल सही, ठीक है, और 267, ठीक है, एंड 313 इंटू 0.225, तो जो P2 की वैल्यू आएगी बच्चा पार्टी वो आएगी 1.89 एटमॉस्फेरिक। इज दैट क्लियर टू ऑल? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो मैम को यस मैम, गुड, वेरी गुड। बाकी सारे बच्चे भी लिखे हैं, मुझे सबके आंसर चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे इतने सारे बच्चे के आंसर्स आ गए, यस मैम यस मैम। तो अब आप देख सकते हो ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे भी सॉल्व कर रखा है, ठीक है, तो अब आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हो, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है, हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे भी कर रखा है। तो अब देखो हम आगे अब अपना पढ़ते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कौन सा लगाया? ये बेटा हमने फॉर्मूला लगाया PV इक्वल्स टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन का। तो देखो हमने लिखा था PV इक्वल्स टू NRT, लिखा था ना कि PV इक्वल्स टू NRT, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसी अप्लाई टू आइडियल गैस इक्वेशन, तो जैसे हमारा बॉयल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ में रिलेशन था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन जब हमारा प्रेशर बढ़ के P2 हो गया और वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया, तो ऐसे ही P, V और T, हम इन तीनों में रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि N और R तो कांस्टेंट है आपका। तो बचा क्या इसमें? P बचा, V बचा और T बचा। और जब आपका एक किसी गैस के लिए, ठीक है ना, V2 V1 की वैल्यू दे रखी है, P1 की वैल्यू दे रखी है और दो टेम्परेचर दे रखे हैं, ठीक है ना, तो वो एक्सटेंड होके P2 और V2 भी होगा। तो इसलिए एक फॉर्मूला में रिलेशन जनरेट हो जाएगा इन तीनों के बीच में, क्योंकि किसी गैस के लिए प्रेशर P1 है, ठीक है, प्रेशर बढ़ गया तो P2 हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो V2 हो गया। तो ये रिलेशन जनरेट हो गया P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 एंड T2। तो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्मूला, ठीक है ना। ये N और R तो कांस्टेंट है ना, तो इनके बीच में रिलेशन निकाला हमने। और कभी कभी PV इज इक्वल्स टू NRT पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्लियर है सबको? जल्दी बताओ मैम को, क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रही हूँ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो PV इज इक्वल्स टू NRT पे है, डायरेक्ट क्वेश्चन। जब भी आपको R की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, तो आप समझ जाना ये वाली इक्वेशन लगेगी PV इज इक्वल्स टू NRT। और जब आपको प्रेशर भी 2 दे रखे हैं, वॉल्यूम भी 2 दे रखे हैं और टेम्परेचर भी 2 दे रखे हैं, ठीक है, और मान लो इस कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा P1 V1 एंड T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 एंड T2, ठीक है। तो मैं 1 सेकंड के लिए आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। तो समझ में आ गया ना आप सबको कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा बच्चा? यस मैम। चलिए, Yes, तो ma'am. अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा। अब देखिए ये न्यूमेरिकल कुछ कहता है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल्स ऑफ अ गैस। मान लो सपोज दैट कोई भी गैस है, ये मान लीजिए सपोज दैट ये एक गैस है, ठीक है, और इस गैस का जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने दे रखे हैं हमारे? 4 मोल्स दे रखे हैं। और अ गैस ऑक्यूपाई इन 5 डेकामीटर, मतलब कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है डेकामीटर क्यूब, वो कितना है आपका? 5 है, एट 3.32 बार। और जो प्रेशर है वो कितना है? 3.32 बार। आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो सीधी सी बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, जो V है वो है 5 डेकामीटर क्यूब और जो P है प्यारे बच्चों वो है 3.32 बार, ठीक है बेटा। अब आप देख सकते हो जो R की वैल्यू है यहाँ पे वो 0.083 बार है। और मैंने आपको बताया था जहां पे वॉल्यूम डेकामीटर क्यूब में हो, प्रेशर बार में हो, ठीक है, तो वहां पे R की वैल्यू 0.083 होगी। ये वैल्यू मैंने पहले ही स्लाइड में लिख दी है।
तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है टी निकालना है आपको। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो देखो कैलकुलेट दी टेम्परेचर, बिल्कुल क्लियर दे रखा है, आपको टी निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लगा दो जरा फॉर्मूला। टी निकालना है तो हम लिख सकते हैं पीवी एन आर। तो अब यहाँ पे देखिए, जो पी की वैल्यू है 3.32 है, वी की वैल्यू है 5 एंड डिवाइड बाय एन की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 0.083। तो आंसर इज 50 केल्विन। कैलकुलेट करके देख सकते हो। 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रही हूँ आपको। समझ में आया बेटा ये न्यूमेरिकल कैसे हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। मैम हमारा आंसर 0.345 आ रहा है। कोई नहीं, वो कहीं पे कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, आप एक बार चेक कर लो। दिस आंसर विल बी करेक्ट। ये मेरा कैलकुलेटेड आंसर है, तो ये करेक्ट है आंसर। वो चेक कर लो, हो सकता हो जाता है कभी कभी। बस मेरा पर्पस ये था कि आपको एक चीज क्लियर हो गई कि कहाँ पे फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगेगा और कहाँ पे फॉर्मूला P1 V1 T1 एंड P2 V2 T2 लगेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल माय बच्चे? आर कांस्टेंट है ना? क्या बेटा? मैम कहा आर आपने? कांस्टेंट है। हाँ, आर तो कांस्टेंट है ना, देखो मैंने पीछे भी लिखा है, आर आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर। और आपको मैंने मैंने देखो, आपको जहां पे बच्चा न्यूमेरिकल में फंसता है वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आपके न्यूमेरिकल गलत हो जाएं। और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, अगर वैल्यू आर की लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल में है तो ये वैल्यू मिलेगी। लेकिन वो कब? जब यूनिट आपकी प्रेशर की एटीएम में हो और जब वॉल्यूम आपका लीटर में हो या बार में हो, तब आप ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक या बार। अब अगर वैल्यू आपकी 8.21 है तो वहां पे प्रेशर बार में होगा या एटमॉस्फेरिक होगा, और जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है, और 8.215 पास्कल में रखेंगे वैल्यू। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है आपकी आर की। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ठीक है, अब देखो हमने जो वैल्यू यहाँ पे लगाई आर की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, और जब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा होता है तो आर की वैल्यू आप लगाते हो, कितनी लगाते हो आर की वैल्यू? ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। जब आप ये देखो डेकामीटर क्यूब में दे रखा है और बार में दे रखा है प्रेशर, उस टाइम पे आप पहली वाली वैल्यू अप्लाई करोगे 0.083। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब देखो हम यहाँ देख सकते हैं, तो ये वैल्यूज आप याद कर लेना, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब देखो बच्चा पार्टी, अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये 4 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए बड़े ही बखूबी अच्छे से, और आप लोगों ने भी परवीन मैम का पूरा साथ दिया। बॉयल्स लॉ क्लियर, चार्ल्स लॉ क्लियर, एवोगैड्रो लॉ क्लियर, और आपका गैल्यूसेक लॉ क्लियर, एंड ऑल्सो क्लियर विल बी डाल्टन आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम अपना 5th टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इसकी हेडिंग पहले यहाँ पे लिख देती हूँ। मैम एक बार आइडियल लॉ इक्वेशन की स्लाइड शो कर दो। ओके, ये लो। ठीक है बेटा, क्लियर है? जिस बच्चे ने बोला था आइडियल गैस इक्वेशन की स्लाइड शो कर दो, एनी प्रॉब्लम? क्लियर? ओके, चलिए अब देखो, अब हम चलते हैं आगे, जो हमें पढ़ना है डाल्टन पार्शियल प्रेशर। तो देखो यहाँ पे थ्योरी में कुछ ऐसा लिखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड टोटल प्रेशर एग्जिट वाया मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। ठीक है, तो द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन, ठीक है ना, इज नॉन एज पार्शियल प्रेशर। तो देखो मैथमेटिकली इसको समझते हैं। तो देखो मैं अपने तरीके से आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे कि जो आपका डाल्टन्स लॉ था, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रेशर्स। ठीक है,
तो ये है क्या एक्चुअल में? तो देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहली बात, ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है बेटा, है ना। और आपने इस कंटेनर में क्या कर दिया, आपने इस कंटेनर में, ये लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास 3-4 गैस का मिक्सचर है, तो मान लो ए गैस है ये, और अलग अलग कलर से ये बी गैस है, ठीक है ना, और ये हमारी सी गैस है। हमने यहाँ पे ये 3 गैसेस का मिक्सचर ले रखा है, ठीक है ना। तो ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि अगर हम कहीं पे, ठीक है ना, किसी कंटेनर में ए बी सी गैस का मिक्सचर ले लेते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, और ये मिक्सचर कैसा है, ठीक है ना, ये गैसेस कैसी हैं, ये सारी गैसेस आपकी नॉन रिएक्टिव हैं, ठीक है ना, नॉन रिएक्टिव। ये सारी गैस आपकी नॉन रिएक्टिव है, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। इन लोगों का आपस में झगड़ा है और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे कि मान लो सपोज दैट 4 लोगों को एक साथ बिठा दिए जाए और कोई किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन वो बैठे आपस में एक ही साथ हैं, और जब वो पसंद नहीं करते और साथ में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनका कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं, ना तो वो बात करेंगे, ना तो वो बोलेंगे, ना साथ में खाएंगे, ना पिएंगे, तो वो नॉन रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बैठे होंगे एक ही साथ। तो इस पूरे मिक्सर से जो टोटल प्रेशर एग्जिट होता है, मतलब कि, ठीक है, ये मेरा एक कंटेनर है और इसमें ये बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। अब ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, तो इसके ऊपर अब ये जो कंटेनर है, ठीक है ना, तो इस पूरे मिक्सचर से जो, ये जो गैसों का पूरा मिक्सचर है, इस मिक्सचर से जो प्रेशर एग्जिट होगा, ठीक है ना, जो प्रेशर आपका एग्जिट होगा, उसी को कहते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बच्चा पार्टी क्लियर है? अब मैं आपकी आवाज सुनना चाहूंगी कि Yes, ma'am. अच्छा क्लियर है, अच्छा माइक तो अनम्यूट ही था। सबको क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और Yes, ma'am. अगर कभी भूल जाओ तो ऐसे ध्यान रखना कि 4 दुश्मन बेचारे एक जगह बैठा दिए किसी ने जबरदस्ती, और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन उन 4 दुश्मन की वजह से जो प्रेशर एग्जिट हो रहा है, ठीक है ना, जो प्रेशर लग रहा है, उसी को कहते हैं हम डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। अब इसे समझते हैं कि ये जो डाल्टन पार्शियल प्रेशर है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो हम लिख सकते हैं इक्वेशन कि पी टोटल, अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है 3 गैस के लिए, तो हो जाएगा P1 प्लस P2 एंड P3, ठीक है ना, प्लस, और अगर और भी गैसेस के लिए निकालना है तो आगे तक लिख सकते हैं। ये बात यहां तक क्लियर है बेटा? और ये जो दुश्मनी होती है 4 लोगों के बीच में, ये कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे होती है। क्लियर है बच्चा पार्टी ये बात? मतलब 4 दुश्मन बैठे हैं या 3 दुश्मन बैठे हैं, और वो कैसी जगह पे बैठे हैं जहां पे आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। तो देखो बेटा, जितनी भी गैसेस होती है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, कि हमारी जितनी भी गैसेस होती है बच्चा, वो गैसेस ऑलमोस्ट लिक्विड के ऊपर होती हैं। अब एक बात बताओ, कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप लोग सब? Yes, ma'am. कोल्ड Yes, ma'am. कौन सी गैस होती है कोल्ड ड्रिंक में? बोलो। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस होती है, ठीक है, और वो किसके ऊपर होती है? लिक्विड के ऊपर होती है। तो अगर कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि हमें ड्राई गैस के लिए, ड्राई गैस भी CO2 है, CO2 भी ड्राई गैस की फॉर्म में काम करती है, उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रेशर निकालना है। तब आप कैसे निकालोगे? तब बच्चा पार्टी आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा ड्राई गैस के लिए कि P ड्राई गैस, ठीक है, इक्वल टू होता है P टोटल, ठीक है बच्चा पार्टी, माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन का मतलब है, एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है वाटर, ठीक है ना। तब आप इस तरीके से निकाल सकते हो।
लेकिन ये P ड्राई गैस इक्वल टू P टोटल माइनस एक्वस टेंशन, ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें तो थोड़ा कंपटीशन में आती हैं, लेकिन जैसे कि हमने कहा हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, तो हम हर चीज को टच देते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात सबको क्लियर है? यस मैम। अब देखो हम आगे की कहानी समझते हैं। अब ये आगे की कहानी में पार्शियल प्रेशर क्या करने वाला है। अगर इसी पार्शियल प्रेशर को, ठीक है बेटा, अगर इसी पार्शियल प्रेशर को हम क्या कर दें, हम गैस के टर्म्स में देखें, ठीक है ना, किसके टर्म्स में देखें, गैसेस के टर्म्स में देखें, और किसी भी गैस का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होता है, तो अगर इसको हम पार्शियल प्रेशर को कि मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में देखें तो क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताओगे कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? नहीं पता तो बोल दो मैम हमें नहीं पता, परवीन मैम बता देंगी, बोलो जल्दी। बेटा देखो मैं आपको एक बात बताऊं क्लियर, लाइफ में ना अगर कोई चीज आती है तो यस बोलो, नहीं आती तो कॉन्फिडेंटली नो बोलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ सीखने के लिए आए हो, हम यहाँ सिखाने के लिए आए हैं। तो सारे बच्चे बोलो मोल फ्रैक्शन याद है या भूल गए? पहले चैप्टर में पढ़ा था, याद है? और कितने बच्चों को नहीं याद है ये भी बता दो। नहीं याद है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, तो बता देती है मैम। मोल फ्रैक्शन क्या है, किसी भी मोल फ्रैक्शंस की टर्म्स में जब पार्शियल प्रेशर निकालोगे किसी गैस का, तो सबसे पहले बात तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको काई कहते हैं। और जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है, तो जो पानी होता है वो सॉल्वेंट है और जो शुगर है वो सॉल्यूट है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए कि किसी भी गैस के लिए या किसी भी चीज के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी सॉल्यूशन के लिए, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है ना, सॉल्यूट के डिवाइड बाय मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ऐसे ही हम सॉल्यूट के लिए निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहां तक क्लियर है सबको? यस यस मैम। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो अभी भी बता सकते हो, मैं आपको चलो दूसरे तरीके से और समझा देती हूँ। जैसे कि ये गिलास है और इसमें एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट के जो मोल्स होंगे, ठीक है, उसे डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि इस सॉल्यूट, इस ऑरेंज सॉल्यूट के जो मोल्स हैं उसको डिवाइड कर दो जो सॉल्वेंट था लिक्विड और जो सॉल्यूट है वो, ठीक है। ऐसे ही फिर जब सॉल्वेंट के मोल्स निकालोगे तो डिवाइड बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो किसी और नंबर ऑफ मोल्स आप जानते ही हो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है निकालने का तरीका, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, अपॉन में मोलर मास, ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर है, ठीक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो अब देखो हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो देखो अब अगर आप निकालते हो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शंस की टर्म्स में, तो सबको क्या कर दोगे, n1 प्लस n2 प्लस n कितने भी प्लस कर दो, तो n के इज द कांस्टेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था RT अपॉन V, कि हम पढ़ के आए हैं PV इक्वल्स टू nRT। तो मान लो आपके पास कितनी गैसेज हैं, 3 गैसेज हैं सपोज दैट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनके लिए प्रेशर क्या कर दोगे, P1 P2 P3। भाई अगर आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो n1 प्लस n2 प्लस n3 कर दोगे, तो जो प्रेशर होगा वो भी तो 3 गैसेस के लिए P1 P2 P3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। तो अब देखो P1 के लिए अगर आप किसी एक गैस के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो हम PV इक्वल्स टू nRT भी तो लगा देंगे, तो P1 इक्वल टू इक्वेशन बनेगी n1 के लिए निकाल रहे हो अभी RT अपॉन V,
तो P2 के लिए भी ऐसे ही बनेगी सेम, इक्वल टू N2 RT अपॉन V। P3 के लिए भी ऐसे ही बनेगी, इक्वल टू N3 RT अपॉन V। बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा? तीनों का फॉर्मूला सेम होगा, बस चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, N1 N2 N3 P1 P2 और P3। तो अब देखो इसके लिए ये आपने एक इक्वेशन बना ली, अब P टोटल निकालना है आपको। P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 एंड प्लस P3। ठीक है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं N1 प्लस N2 प्लस N3, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शंस की टर्म्स में निकाल रहे हैं। तो RT अपॉन V। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? ये डेरिवेशन सबको समझ में आया? यस मैम। तो चलिए, अगर समझ में आ गया तो बढ़ते हैं फिर आगे। अब हम निकालते हैं, मान लो सपोज दैट, ठीक है ना, फर्स्ट गैस के लिए निकालते हैं। पहली गैस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो P1, ठीक है, और P टोटल आपका हो जाएगा N1 RT अपॉन V, एंड फिर टोटल जितना होगा नंबर ऑफ मोल्स का N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड RT V। तो RTV से RTB कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा N1 अपॉन N इक्वल टू किसके है, X1 के। और X1 क्या है हमारा यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। ठीक है बच्चा पार्टी? तो देखो यहाँ पे तीन फॉर्मूले बनेंगे। पहला फॉर्मूला बनेगा P1 इजिकल्स टू X1 एंड P टोटल। ठीक है, पहला फॉर्मूला। अब दूसरा बनेगा P2 के लिए, इक्वल टू X2 P टोटल। ठीक है, अब थर्ड जो बनेगा वो बनेगा P3, ठीक है, इक्वल टू X3 एंड P टोटल। तो बेसिकली बेटा ये जो तीन फॉर्मूले परवीन मैम ने लिखे, इन थ्री फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना? अगर दो गैस हैं तो ये दोनों फॉर्मूले लगाओगे, अगर तीन गैस हैं तो तीनों फॉर्मूले लगाओगे अलग अलग वैल्यू के लिए। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। और बाकी जो मैम ने इतनी सारी लंबी चौड़ी कहानी बताई, वो सिर्फ समझाने के लिए थी कि ये थ्री फॉर्मूले जो मैम ने ड्राइव किए वो कैसे आए। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको सारे लॉ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आ गए बच्चा पार्टी? यस मैम। तो देखो बेटा, फिर आज का जो सेशन है, आज का सेशन वैसे भी 10 मिनट एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, तो यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब कि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उस लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा बेटा। मैं एक बार बच्चों को बता देती हूँ। देखो, डेरिवेशन कराने का पर्पस ये था कि आपको समझ, अगर एक बार बताओ, अगर ये तीनों फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट लिख देती और आपसे कह देती रट लो, तो आपको समझ में आता है ये कहां से आए? बताओ। नो मैम। तो देखो, परवीन मैम ना कोई चीज आपको रटवाएंगी नहीं, क्योंकि आपको क्वालिफाइड करना है एंट्रेंस। तो देखो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो, इन तीनों फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और पीवी इजिकल्स टू एनआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए, वो फॉर्मूले सिर्फ आपको याद रखने हैं बस, बाकी आपको कुछ नहीं करना। फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन से नहीं आता। और डेरिवेशन कहीं पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशन नहीं आता। तो बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मैम ने फॉर्मूले कराए वो आए कहां से। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। और मैं आगे बता देती हूँ, आने वाले लेक्चर्स में हम काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी और आपका बिहेव ऑफ गैस, ठीक है, आइडियल गैस का बिहेव कैसा होता है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो मे बी मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो नेक्स्ट लेक्चर है, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर हम उसके बाद थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes, ma'am.